Learning never exhausts the mind. Leonardo da Vinci. वेलकम टू इंग्लिश गेट। इस चैनल के ज़रिए आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मुहैया की जा रही हैं। तो तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। दिस इज़ लेक्चर नंबर 6, फ्रेज़ वर्सेस क्लॉज। आज के लेक्चर में हम फ्रेज़ और क्लॉज को डिस्कस करेंगे। इन दोनों के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम डेफिनीशंस और एग्जांपल्स की मदद से जानेंगे। तो फ्रेज़ और क्लॉज के डिफरेंस को समझने के लिए और इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। फ्रेज़ वर्सेस क्लॉज। Here you can see some examples. Let's first read out them and after that we will differentiate phrases and clauses. In the party, she is doing her home task. Under the table, over the fence, I am on the way, he hit the ball. इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स फ्रेजेस की हैं और कुछ क्लॉजेस की हैं। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, इन द पार्टी, अब ये क्या है? यहाँ पर हमें 3 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, यानी ये कलेक्शन है 3 वर्ड्स की, और उर्दू में मीनिंग कुछ यूँ बनता है दावत में या तकरीब में। सो व्हाट हैपन इन द पार्टी, हु वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, हमें इन 3 वर्ड से ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, रादर हमें पार्टी के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये एक ऐसी एग्जांपल है जो हमें मुकम्मल मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही। शी इज़ डूइंग हर होम टास्क, वो घर का काम कर रही है। अब इस एग्जांपल से हमें मीनिंग सारा समझ आ गया कि वो लड़की क्या कर रही है, वो घर का काम कर रही है। अंडर द टेबल, हु वॉज अंडर द टेबल, वी डोंट नो, क्योंकि इन 3 वर्ड्स ने हमें सिर्फ इतना बताया कि मेज़ के नीचे क्या था, कौन था, ये हमें पता नहीं चल सका। ओवर द फेंस, बाड़ के ऊपर क्या था, वी डोंट नो। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। अब अगेन इस एग्जाम्पल ने एक पूरा मीनिंग कन्वे कर दिया। ही हिट द बॉल, यानी लड़के ने क्या किया, लड़के ने गेंद को ठोकर लगाई। तो इस एग्जाम्पल में भी एक कंप्लीट सेंस गिवन है कि जो काम हो रहा है कौन कर रहा है और काम क्या हो रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, इनसे मुकम्मल मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट मीनिंग्स दे रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि फिर इसमें से फ्रेज कौन सी हुई और क्लॉज कौन सी हुई। इन द पार्टी इज़ अ फ्रेज, शी इज़ डूइंग हर होम टास्क इज़ अ क्लॉज, यानी ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसने कोई पूरा मीनिंग कन्वे नहीं किया वो फ्रेज बन गई, और जिसने पूरा मीनिंग कन्वे किया वो क्लॉज बन गई। तो इन एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि अंडर द टेबल क्या है, ये एक फ्रेज है, और ओवर द फेंस भी एक फ्रेज है, लेकिन आई एम ऑन द वे एक क्लॉज है, और ही हिट द बॉल भी एक क्लॉज है। आगे हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं और इनके बारे में डिटेल में देखते हैं ताकि हमें इनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो सके। What is a phrase? Let's dig deeper into this topic. It is a group of words. We already discussed in the last slide कि phrase collection of words होती है, यानी ये अल्फाज का मजमुआ होती है। उन अल्फाज का अपना अपना अलग मीनिंग ज़रूर होता है, लेकिन इकट्ठे होकर वो कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहे होते। It is used as a small part of a sentence. फ्रेज जुमला नहीं होती, रादर जुमले का एक छोटा सा हिस्सा होती है। It has no subject verb combination. अब सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वर्ब हो। अगर वर्ब नहीं होता तो हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते, और चूंकि फ्रेज़ में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ही नहीं होता तो यही वजह है कि फ्रेज़ कभी भी जुमले के तौर पर एक्ट नहीं कर सकती। इट इज़ अ शॉर्ट एक्सप्रेशन। फ्रेज़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जुमले में छोटा सा तासुर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट डजंट कन्वे एनी मीनिंग व्हेन यूज्ड अलोन। अगर हम फ्रेज़ को जुमले का हिस्सा ना बनाएं और अलग से उसे इस्तेमाल करें तो वो कोई भी मानी हम तक नहीं पहुंचा सकती। अगर हम पिछली स्लाइड के एग्जांपल्स को देखें, इन द पार्टी, ओवर द फेंस, अंडर द टेबल, तो इन तीनों एग्जांपल्स में क्या था कि पार्टी, फेंस और टेबल, इन 3 की बात हो रही थी, लेकिन इन 3 के मुतालिक हमें किसी भी किस्म की कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। इट गिव्स अस एन आइडिया बट डजंट मेक एनी सेंस। अगेन उन तीनों एग्जाम्पल्स को अगर हम माइंड में लाएं तो हमें टेबल, फेंस और पार्टी के अबाउट आइडिया तो मिल गया कि इन 3 चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन हमें डिटेल्स में नहीं पता चल सका कि इन तीनों चीज़ों के बारे में
क्या क्या बात हो रही है। तो फ्रेज़ क्या होती है? फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मुकम्मल तौर पर कोई मीनिंग नहीं होता और उसके मीनिंग को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसे किसी सेंटेंस का हिस्सा बनाएं। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से फ्रेजेस को ज़्यादा अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड करते हैं। माई सिस्टर्स डॉल ऑन द पिलो in an hour with red buttons in this newspaper for his mother has been sitting. My sister's doll, मेरी बहन की गुड़िया। अब फोकस डॉल पर है, उसके अलावा हमें कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। ऑन द पिलो, पिलो पर क्या है, पिलो पर क्या हुआ हमें नहीं पता। इन एन आवर, अब उस घंटे में क्या हुआ, कौन आया, कौन गया, इन क्वेश्चंस के आंसर्स ये फ्रेज नहीं कर पा रही। विद रेड बटन्स, रेड बटन्स किस पर लगे हैं? किसी शर्ट पर लगे हैं, किसी फ्रॉक पर लगे हैं, ब्लाउज पर लगे हैं, स्कर्ट पर लगे हैं, ये हमें नहीं पता। इन दिस न्यूज़पेपर, अब इस न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ है, कौन सा इमेज है, ये आंसर भी हमें ये फ्रेज़ नहीं कर पा रही। फॉर हिज मदर, अपनी मदर के लिए उसने क्या किया, क्या ख़रीदा, क्या दुआ की। हैज़ बीन सिटिंग, हु हैज़ बीन सिटिंग, और वो पर्सन कहाँ पर बैठा है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स ये फ्रेज़ नहीं कर रही, बल्कि इनमें से कोई भी फ्रेज़ किसी भी चीज़ के मुतालिक हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे कर रही और ना ही कंप्लीट सेंस बना रही है, जो कि एक जुमले का खासा होती है। सो नाउ इट हैज़ बीन क्लियर कि फ्रेज़ सेंटेंस नहीं होती और फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कलेक्टिवली कोई भी मीनिंग प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंच पा रहा होता। व्हाट इज़ अ क्लॉज? अब हम पढ़ते हैं कि क्लॉज क्या होती है। यहीं पर हम फ्रेज और क्लॉज की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जस्ट लाइक फ्रेज, क्लॉज इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी फ्रेज की तरह ये भी अल्फाज का मजमुआ होती है और उन अल्फाज का अपना अपना मानी ज़रूर होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज की तरह क्लॉज भी जुमले का एक हिस्सा होती है। इट कैन गिव कंप्लीट सेंस। क्लॉज हमें कभी कभी मुकम्मल सेंस देती है, कब? जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर एक्ट कर रही होती है। इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस, लेकिन कभी कभी फ्रेज की तरह ये हमें मुकम्मल सेंस नहीं दे पाती और ऐसा तब होता है जब क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर काम कर रही होती है। इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अनलाइक फ्रेज, क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, और कभी कभी इसका अपना ऑब्जेक्ट भी होता है। इट कन्वेज मीनिंग व्हेन यूज्ड अलोन। जब हम क्लॉज को अकेला इस्तेमाल करते हैं तो ये मानी ज़रूर देती है। अगर हम स्टार्टिंग स्लाइड की एग्जांपल्स को माइंड में लाएं, शी इज़ डूइंग हर होम टास्क, आई एम ऑन द वे, ही हिट द बॉल, तो ये तीनों क्लॉजेस की एग्जांपल्स थी और इन तीनों ने मुकम्मल मानी और सेंस हम तक पहुंचाई। क्लॉज तब तक क्लॉज ही रहती है जब तक वो अपना पूरा मानी हमें नहीं दे पाती। जब इसका मानी मुकम्मल हो जाए तो फिर ये एक सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर जाती है। यही वजह है कि कभी कभी क्लॉज को शॉर्ट सेंटेंस भी कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से क्लॉजेस को ज़्यादा डिटेल में जाके समझते हैं। ही डाइड लास्ट ईयर, दिस इज़ वन क्लॉज। अब हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कौन कौन से हैं। ही इज़ द सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन यानी काम करने वाला फाइल, और डाइड वर्ब यानी जो काम हो रहा है। अगर हम लास्ट ईयर हटा दें और सिर्फ इतना रखें ही डाइड, वो मर गया, तो मीनिंग इसका पूरे का पूरा हम तक पहुंच रहा है और हमें कंप्लीट बात की समझ आ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, when I entered my room I saw a snake. Now here are two clauses and we have divided these two clauses with the help of a comma. Let's see इनमें से सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और verbs कौन कौन से हैं। I is the subject and entered is the verb. I entered, मैं दाखिल हुई। Then in the second clause, I is the subject and saw is the verb. मैंने देखा। I entered, मैं दाखिल हुई। I saw, मैंने देखा। दोनों अपनी अपनी सेंस हम तक पूरी की पूरी पहुंचा रही हैं। Another example with three clauses. When I entered my room, I saw a snake and I got frightened. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब्स कौन कौन से हैं। I is the subject, entered is the verb. In the second clause, I is the subject and saw is the verb. And in the third clause, I is the subject and got frightened is the verb. अगर हम इनको अलग अलग लिखें और when, my room, a snake and ये सारे words हटा दें। I entered, मैं दाखिल हुई। I saw, मैंने देखा।
आई गॉट फ्राइटन, मैं खौफजदा हो गई, ये अलग अलग एग्जिस्ट कर सकती हैं क्योंकि ये अपना वर्ब और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से मानी पूरे का पूरा हम तक पहुंचा रही हैं, ये अपनी सेंस मुकम्मल कर रही हैं। लेट्स रीकैप। अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। व्हाट इज़ फ्रेज, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज, व्हाट इज़ क्लॉज, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉज। हमने फ्रेज और क्लॉज को डिटेल से डिस्कस किया और फिर इन दोनों की डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने इनके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। फ्रेज और क्लॉज के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को आज के लेक्चर के ज़रिए आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।